हेलो स्टूडेंट, मैं आलोक उत्पल आप लोगों को स्वागत करता हूं राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जैक बोर्ड के द्वारा 12th के लिए बिजनेस स्टडीज में जो भी मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उनमें उनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड। ब्रांड समझते हैं आप लोग, तो गुड ब्रांड मतलब कि जो अच्छे ब्रांड होते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि उसका जो नेम है वो शॉर्ट होनी चाहिए, मेमोरेबल होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होने चाहिए। मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, मतलब कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब जे फॉर एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं, तो आप लोग देखे होंगे KFC के बारे में, ठीक है। देखिए कितना शॉर्ट नेम है ये, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, अट्रैक्टिव भी दिखता है, शॉर्ट नेम है, इसलिए कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रांड आर, शॉर्ट नेम भी है, मेमोरेबल भी है और अट्रैक्टिव भी है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सेकंड क्वेश्चन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज क्या है, तो आर्ट भी है साइंस भी है, तो हम इसका ऑप्शन कर सकते हैं आर्ट एंड साइंस बोथ। क्यों? क्योंकि आर्ट में क्या होता है, अपने अंदर कुछ क्वालिटी होती है उसके बारे में बताया जाता है, जबकि साइंस में एक कह सकते हैं फैक्ट के बेस पे इसको साइंस बोले, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है, कॉजेज हैं, कॉजेज एंड इफेक्ट के बेसिस पे इसको साइंस बोला जाता है, जबकि कुछ क्वालिटी के बेसिस पे इसको आर्ट बोला जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर। ट्रेनिंग के मेथड क्या क्या है, प्रशिक्षण की विधियां क्या हैं। तो फर्स्ट देखिए, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब जॉब रोटेशन भी हमारा ट्रेनिंग में आता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में भी आता है और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी होती है, मतलब तीनों की तीनों मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज इसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकम्पनीड विथ नेसेसरी। डेलीगेशन क्या होता है, भार अर्पण, मतलब हम अपने भार को किसी दूसरे के ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपके ऊपर डेलीगेशन दी जा रही है तो क्या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम चल जाएगी, मतलब आपको सिर्फ जिम्मेदारी दे दी गई है बट आपको कोई पावर ही नहीं दिया गया, कोई अथॉरिटी ही नहीं दी गई, कोई अधिकार ही नहीं दिया गया, तो क्या डेलीगेशन हमारा सही होगा, इफेक्टिव होगा? तो आंसर होगा नो। मतलब कि डेलीगेशन तभी इफेक्टिव होगा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमारे पास अथॉरिटी भी। इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अथॉरिटी। क्लियर। अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का आत्मा किसको कहते हैं, प्रबंधन का सार किसको बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन। हम कब कहते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग मैनेजमेंट क्यों करते हैं, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला कहता है, ऑप्शन नंबर ए है टू डिटरमाइन एम, लक्ष्य को निर्धारित करना। दूसरा मैक्सिमम प्रोडक्शन, तो लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो जो हमारा सही होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब कि जो हमारा ऑप्शन सही है, मैन ऑब्जेक्ट मतलब मैनेजमेंट की जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमम प्रोडक्शन के साथ साथ हम
कम लागत में, कम कॉस्ट में यदि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके तो मेन हमारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यही होता है। ठीक है, एक लक्ष्य भी है, डिटरमाइन एम है, बट ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में यही हमारा आएगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, हेनरी फॉयल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप लोग पढ़े होंगे हेनरी फॉयल, FW टेलर। तो हेनरी फॉयल के द्वारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया गया था, थोड़ा सा डिस्कस कर ले। हेनरी फॉयल ये थे, इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोला जाता है। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी इनको बोला जाता है। तो अब इनके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल दिए गए थे, टोटल प्रिंसिपल कितने थे, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इसको। टोटल प्रिंसिपल्स 14 थे। 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फॉयल दिया गया था। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आप लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में यदि पढ़ा होगा तो जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में आई थी, जब हमारा जो कंट्री एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक पॉलिसी लाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें ये तीनों कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। मतलब कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अब ये सब क्या है, जब आगे हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे तो डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। नियोजन भविष्य को पकड़ने का बनाया गया एक पिंजड़ा। ये स्टेटमेंट इनके द्वारा कहा गया। ठीक है, तो ये बस सीधी सी बात है, ये स्टेटमेंट था एलन। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने कीजिए, बस ये स्टेटमेंट को याद रखना, ये एलन ने ये स्टेटमेंट दिया था, बस इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉय इट। क्या कहता है इसका मतलब कि गलत संरचना, संगठन संरचना जो बिजनेस होते हैं उसके परफॉर्मेंस को रोकती ही नहीं है, उसको नष्ट भी कर देती है। ये स्टेटमेंट किनके द्वारा बोला गया था, ये कहा गया था ट्रकर के द्वारा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मेंटल रेवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ, किसका, कौन से मैनेजमेंट का, तो मेंटल रिवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, याद कीजिए आप लोग, तो FW टेलर के द्वारा ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, डेलीगेशन कैन बी डन। डेलीगेशन कैसे होगी, अभी हमने जस्ट पीछे डिस्कस किया था। डेलीगेशन मतलब कि भारार्पण कब किया जा सकता है, जब उसके पास अथॉरिटी दी जाएगी, क्योंकि जब तक उसके पास अथॉरिटी होगी नहीं तब तक वो पावर को डेलीगेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ बाय द अथॉरिटी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, क्या है, तो ये है डूइंग वर्क हिमसेल्फ, ये भी सही है। टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, ये भी सही है, मतलब अपने आप में काम करना और अदर से काम लेना, दोनों सही है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, बोथ डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग फ्रॉम अदर्स, मतलब कि दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, कहता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। आपने HRM पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या चीज आता है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग न्यू रिक्रूटमेंट में, भर्ती में, उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब कि ये तीनों ऑप्शन सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव ट्रू। क्लियर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, मतलब ऑप्शन नंबर ये सभी है, ऑल ऑफ दी एबव हमारा करेक्ट आंसर है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया विथ इफेक्टिव फ्रॉम। ये जो ऑप्शन है आपका, जो मॉडल सेट पेपर है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो इफेक्ट आया था, केम इनटू फोर्स, मतलब इफेक्टिव हुआ था 1 जुलाई 1987 को। इसके अकॉर्डिंग कि हमारा जो आंसर है इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, बट आपके मॉडल पेपर में ये आंसर दिया है जो कि ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव हुआ था ये केम इनटू फोर्स, मतलब विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 1987 को हुआ था, इसलिए आंसर हमारा रॉन्ग होगा। इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं? तो पहला प्रमोशन भी है, ट्रांसफर भी है, ट्रेनिंग में, मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आर। मैनेजमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? तो सुपरविजन भी होता है मैनेजमेंट के एलिमेंट्स, मोटिवेशन भी होता है और लीडरशिप भी होता है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट में तुम आपका सुपरविजन भी आएगा, मोटिवेशन भी आएगा और लीडरशिप भी आएगा। ऑल ऑफ द अबव आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? तो मनी मार्केट के बारे में आप पढ़े होंगे, ये किस टाइप का मार्केट है? तो ये शॉर्ट टर्म मार्केट कहते हैं। ठीक है, और जो ये मार्केट है, मतलब जब मार्केट पढ़ेंगे हम लोग, तो एक शॉर्ट टर्म मार्केट, एक लॉन्ग टर्म मार्केट। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म मार्केट है वो आरबीआई के द्वारा क्या मतलब रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो कहता है हु कंट्रोल द मनी मार्केट इन इंडिया, तो हम कहते हैं इसका जो आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। मतलब मनी मार्केट को आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये हमारा मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल में आप लोग इसको देखे होंगे, ट्रेजरी बिल हो जाता है, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाता है, बहुत सारा ऑप्शन है इसमें, आप लोग देखेंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर है क्वेश्चन नंबर 19 ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन क्या है? ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन आप लोग पढ़े होंगे इसको। ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ भी पहुँचा सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट यहाँ भी पहुँचा सकते हैं। तो ये हमारा होता है ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन जनरली क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन बाई चेन चलता है, मतलब यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। तो इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो होते हैं, कोई जो जरूरी इंफॉर्मेशन होते हैं वो लेट में पहुंचते हैं, तो इसकी कहीं इसलिए ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी पहुंचा जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 अ गुड प्लान इज। सबसे पहला क्या कहता है? गुड प्लान यदि एक्सपेंसिव हो तो गुड प्लान क्यों होगा? अच्छा प्लान क्यों है? वो अच्छी योजना क्यों है? यदि वो टाइम कंज्यूमिंग हो तो क्या है का गुड प्लान? रिजिड यदि फिक्स होगा, मतलब उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते तो भी गुड प्लान नहीं है। मतलब गुड प्लान क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होने चाहिए, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, जब चाहे, जब यदि उसमें जरूरत पड़े तो उसको जरूरत के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज। मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में किस तरह के लैंग्वेज यूज नहीं होनी चाहिए? एक्सप्रेस तो होनी चाहिए, मतलब कि हमारे लैंग्वेज स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावी भी, इंप्रेसिव भी होनी चाहिए, शालीनता भी होनी चाहिए हमारे लैंग्वेज में। क्या नहीं होनी चाहिए? तो हमारे लैंग्वेज में अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, एम्बिगस नहीं होनी चाहिए। मतलब कि राइट आंसर क्या हमारा होगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि इन अ बिजनेस इंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज नीडेड एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, एट द डायरेक्ट टाइम ऑफ डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, एट द एंड ऑफ द ईयर, या कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग की। तो बिजनेस में जो कंट्रोलिंग होता है स्टार्टिंग एट द एस्टेब्लिशमेंट के समय भी होता है, डायरेक्शन के समय भी होता है, एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब कि कंटिन्यूअस जो कंट्रोलिंग है हमारा, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलते रहने वाला प्रोसेस है, निरंतर चलते रहने वाला प्रोसेस है। इसलिए ऑप्शन जो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23, मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। पहला फाइनेंशियल प्लानिंग, बिल्कुल सही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला काम तो फाइनेंशियल प्लानिंग होगा। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, फंड का हम कैसे जुगाड़ करेंगे, कैसे प्रोक्योर करेंगे, वो भी सही है। एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को हम कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये भी सही है। मतलब कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का चीपेस्ट सोर्स क्या है? एक होता है डिबेंचर, एक होता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन्ड अर्निंग। इसका जो सही आंसर होगा आपका रिटेन्ड अर्निंग होगा, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग जो होता है वो कंपनी का, शेयर होल्डर का खुद का प्रॉफिट होता है, और उसी को वापस हम बिजनेस में लगा देते हैं, वापस उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसमें हमारा किसी तरह का बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। तो इसलिए इसको कहते हैं चीपेस्ट सोर्स ऑफ द फाइनेंस इज रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25, सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड। थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, देखिएगा। सेबी जो था जब एस्टेब्लिश हुआ था वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, और बाद में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, ठीक है। तो जब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था तो ये हुआ था 1988 में, और जब इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना गया 1992 में। तो आपका क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि सेबी का एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से पूछा जा रहा है, नॉन स्टैट्यूटरी की स्टैट्यूटरी। बट आपका जो आंसर मॉडल सेट में दिया वो ऑप्शन है 1992, बट यदि आप इसमें 1988 भी मारते हैं, लेकिन यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में, ये तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये भी सही है हमारा और ये भी सही है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26, न्यू इशूड शेयर डेल्ट इन। कोई भी नया शेयर इशू किया जाता है तो किस मार्केट में? तो नया शेयर हमेशा हमारा प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है। कोई भी नया शेयर हमारा प्राइमरी मार्केट में ही। सेकेंडरी मार्केट में जनरली एग्जिस्टिंग शेयर को, जो पहले से शेयर है उसी को हम लोग उसमें मार्केट उसका एक्सचेंज करते हैं। फिर है 27, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ। वाइड स्कोप किसका है? ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क। तो कहते हैं सबसे ज्यादा वाइड स्कोप जो है पैकेजिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंज जो होता है इसी को चेंज किया जाता है। पैकेजिंग हम अपने तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हैं, किसी मतलब पैकेजिंग को अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है जब चाहे उसको, मतलब उसके जो पैकेजिंग का जो पूरा पैकेट है कभी भी उसको चेंज किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो हमारी पैकेजिंग। 28 कहता है कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हम लोग पढ़े हैं उसमें जो कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती है वो कहाँ सेटल किया जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी होता है, स्टेट कमीशन में भी होता है, नेशनल कमीशन में भी होता है। मतलब कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, कंट्रोल इज रिलेटेड टू। कंट्रोल रिलेटेड किस? तो कंट्रोल कब होता है? कंट्रोल कहते हैं मैनेजमेंट का लास्ट प्रोसेस होता है कंट्रोल। तो कंट्रोल जनरली हम लोग रिजल्ट को चेक करते हैं, उसके बाद उसके बारे में बताते हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो कंट्रोल इज रिलेटेड टू किससे है? तो रिजल्ट से। द लीडर पोजेज, आप लोग बताइए नेता कैसे होने चाहिए? तो इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए,
फॉरसाइटनेस मतलब कि दूरदर्शिता भी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होनी चाहिए और ऑल ऑफ द एबव भी होनी, मतलब सॉरी, इंटेलिजेंस, फॉरसाइटनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस होने चाहिए। मतलब कि आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लीजर पॉजेज, इंटेलिजेंस, फॉरसाइटनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसलिए आंसर इज ऑल ऑफ दी। क्लियर है? यदि इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं। जो भी दिक्कत होगा आप लोग के साथ जरूर डिस्कस किया जाएगा। आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैक मॉडल पेपर का किया है। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा इसका सब जो बचा हुआ क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, किस तरह से आंसर करें कि हमारा जो मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बीएसटी हमारा बहुत अच्छा मार्क्स उठाने वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा पेपर है, बस लिखने के तरीके आने चाहिए। यदि आप उसको लिखते हैं अच्छे से तो कंफर्म है कि आपका मार्क्स जो, तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आएगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे उसको हम लोग आंसर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसको उठा सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।